जैसे हम बात करते हैं कि यूट्यूब से जगह-जगह कई न्यूज़पेपर में है और कई काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे डिफरेंट एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट उन्होंने उपाय दिए होते हैं। तो कुछ इनमें से ये लोगों पे उपाय काम क्यों नहीं करते? क्या वो आधे-अधूरे हैं या उनका प्रोसेस ठीक नहीं होता है या क्या रीज़न हो सकता है? सर बिल्कुल ठीक है आपकी ये बात कि अगर किसी ने 3 महीने लगा के ज्योतिष सीख ली और उसके बाद वो जन्म कुंडलियाँ देखनी शुरू कर दे, तो आप देखोगे उसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव आएगा हाँ जी, और बिल्कुल। उसके खुद पर भी आएगा और सामने वाले के भी आएगा। हाँ, ये हो सकता है उसके पास धन आ जाए, लेकिन वो धन बीमारियों पे ही जाएगा। धन ऐसे कार्यों में जाएगा जहाँ पे उसके लिए कोई काम नहीं आएगा। तो मेरा मानना ये है कि जो ज्योतिष विद्या है, मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो ये मुझे लगता है 7 जन्म भी कम है इसको ओके। सीखने में। अच्छा। हाँ, अगर आज की समय में अगर कोई भी दुनिया में ये कह दे कि मैं कंप्लीट ज्योतिषी हूँ, तो मैं आज से अपनी ज्योतिष बंद कर दूंगा। अच्छा। हाँ, ये सर समुद्र से भी गहरा ज्योतिष है। अभी समुद्र को पिछले 300 सालों में नासा ने 5% खोजा है। जब समुद्र ही नहीं खोजा गया 300 सालों में, तो आप ज्योतिष को कैसे खोज लोगे? तो मेरा मानना है कि जो हमें मोती मिल रहे हैं, हम उसे ही ले लें और अच्छा काम करें। तो सर जैसे लाल किताब है और हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो लाल किताब है उसमें गोचर नहीं देखे जाते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखे जाते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये भी सर। एक्चुअली अगर मैं ब्रह्मांड को और अपने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को एक वृक्ष मान लूं, तो जो ज्योतिष विद्याएं हैं अलग अलग रूप में, वो उसकी शाखाएं हैं, जिसमें से लाल किताब भी एक शाखा है और वैदिक भी एक शाखा है। वैदिक बहुत ज्यादा गहरी शाखा है और लाल किताब को उसी में से बहुत आसान बना दिया गया है। ओके। तो लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम गोचर की बात करें तो गोचर तो हर विद्या में देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आज जालंधर से मैं आपके पास चंडीगढ़ पॉडकास्ट करने आया हूं तो ये मेरे कुंडली में गोचर बना तो मैं आया हूं। बिना गोचर के तो हम किसी चीज का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मैं लास्ट 2-3 साल से भविष्यवाणियां कर रहा हूं कि आने वाले समय में ये चीजें होंगी, तो वो सारी गोचर से हैं कि जब ये ग्रह इस राशि में आएगा, इसके सामने आएगा तो ये होगा, तो वो सारी गोचर में है और 90 से 95% भविष्यवाणी सारी सच हुई है। तो गोचर देखना हर विद्या में बहुत जरूरी है। गोचर के बिना हम ज्ञात नहीं कर सकते कि आने वाले समय में व्यक्ति के ऊपर, देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी जैसे हमारे 1 जून को इलेक्शन खत्म हुए, 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आया और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। वो क्यों बने? क्योंकि इस वर्ष के जो राजा हैं वो मंगल हैं। 9 अप्रैल से जो विक्रमी संवत 2081 के जो राजा हैं वो मंगल हैं और मंत्री बने हैं 13 अप्रैल से शनि। अब जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उनकी जो जन्म कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है, लगन में ही मंगल बैठा है। तो वो उन्होंने मंगल ने उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन कुछ ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव भी होता है, तो उनको थोड़ी मुश्किल आई बनने में। तो ये भविष्यवाणी कहां से हुई? गोचर से हुई। उनकी जन्म कुंडली देखकर हुई कि जब ये ग्रह ऐसे आएंगे तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे। ओके। और 31 मई तक मंगल और शनि इकट्ठे थे, यानी मंगल खराब था। 1 जून को मंगल ठीक हो गए और 4 जून को रिजल्ट आया, तो मंगल सही होने के बाद उनको रिजल्ट दिया। तो ये चीजें सारी गोचर से होती है। तो सर ये एक्चुअली जो व्यूअर्स को थोड़ा बताएंगे गोचर एक्चुअली होता है क्या, कैसे देखते हैं? हाँ जी, जैसे अभी आपने मेरे साथ सवाल किया तो मैंने एक प्रश्न कुंडली लगाई, तो प्रश्न कुंडली में जो ग्रह आए वो गोचर के ग्रह हैं। अच्छा। और उसी में आपके प्रश्न का आंसर भी है। प्रश्न कुंडली 90% आपका, जिसके पास कई बार डेट ऑफ बर्थ नहीं होती अपनी, लेकिन वो चाहता है कि मेरे सवालों का आंसर ज्योतिषी दे दे, तो हम वहां पे प्रश्न कुंडली लगाते हैं ताकि आप जैसे मेरे पास आए उसी समय के ग्रह लगाए, वो गोचर भी बन गया और आपकी क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। तो वहां से हम ये बता सकते हैं कि आप कौन सा प्रश्न पूछने आए हो और आपको क्या परेशानी चल रही है, उसके उपाय हम वहां से बता सकते हैं। तो वर्तमान में जो ग्रह चल रहे हैं वो गोचर है। ओके। तो ये कितने % तक ठीक होता है? ये एक्यूरेसी क्या होती है इसकी? सर प्रश्न कुंडली में 95% हमारे आंसर सही हुए हैं। ओके। हाँ, 5% बाकी कुदरत भी है। कई बार वो आपके ऊपर वो ध्यान नहीं होता, आप नहीं ग्रहों की जांच कर पाते, लेकिन 90 से 95% ये आंसर आता है जी। तो प्रश्न कुंडली भी बहुत अच्छी एक विद्या है जो गोचर के माध्यम से आपको बता सकती है। सर ये जो लाल किताब है, ये लाल किताब क्या एक ही किताब है और इसको लाल किताब ही क्यों बोला जाता है? जी, तो बहुत बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा है। लाल किताब सबसे पहले एक नहीं है, इसके भाग हैं, 2 है, पहला भाग और दूसरा भाग, और इसमें अरमान और फरमान बहुत है। ओके। जो लोग अरमान और फरमान पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे वही अच्छा ज्योतिषी लाल किताब में बन पाएंगे। उनको इजी होगा कि जहां तक मेरे पास आया उसको क्या परेशानी है, उसके क्या ग्रह कह रहे हैं, कौन सा ग्रह कहां से हटाना है बैठाना है, उसके उपाय करवाने, उससे बहुत उसको लाभ मिलेगा। लेकिन लाल किताब को हम एक नए रूप में लेके आ रहे हैं, लाल किताब शास्त्रों के साथ।
अब इसमें जो चीजें ऐड नहीं है हम कोशिश करेंगे लाल किताब शास्त्रों के साथ, क्योंकि नवग्रह हर कोई गिनता है, हर कोई विद्या नवग्रह गिनती है, 12 राशियां गिनती है और 27 नक्षत्र गिनती है। तो लाल किताब इस चीजों को मानती है। तो ये ग्रह किस योनि से आए हैं, इनका परिवार क्या है, अगर वहां पे आप चले जाओगे तो क्या उपाय है, क्यों हो रहे हैं, उसका पता लग जाएगा। अब आपने पूछा कि लाल किताब लाल ही क्यों है। हाँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे इस वर्ष के राजा मंगल ही हैं, मंगल का रंग लाल है, और हमारी लाल किताब में ये एक यूनिक चीज है जो वैदिक में नहीं है, वो लाल किताब में ही है। मंगल हम 2 लेते हैं, 2 मंगल हमारी लाल किताब में मंगल 2 है, Okay. मंगल नेक और मंगल बद। अब लाल किताब में जो ऊपर इसके कवर चढ़ता है वो लाल रंग का सूती कपड़ा, अच्छा, वो मंगल नेक है, और लाल रंग का चमकीला कपड़ा वो मंगल बद है। इसलिए उसको लाल कपड़े से हम उसको फ्रेम करते हैं, उसका लाल किताब का, इसलिए उसको लाल किताब बताया जाता है कि जो ज्योतिषी इसको पढ़ेगा उसका मंगल हमेशा नेक रहे। अच्छा। इसलिए तो क्योंकि हमारे लाल किताब में मंगल को बताया गया है कि मंगल के 2 रूप हैं, नेक और बदकार। सूर्य बुध नेकी करें, सूर्य शनि खुंखार। हनुमान जी देवता बने कहलाए राम के दूत, बुरी आत्मा भटकती फिरे कहलाती है भूत। अब मंगल नेक और मंगल बद में 2 डिफाइन है कि मंगल नेक वो है कि घर की रसोई का खाना, अगर आप घर की रसोई का खाना अपने माँ के हाथ का बना, पत्नी के हाथ का बना खा रहे हैं तो आपका मंगल नेक है। लेकिन अगर आप रोज होटल का खाना खा रहे हैं तो आपका मंगल बद होगा। अब आप देखें कि कई लोग दोस्त अपने रोज जाके होटल खाना खाते हैं, अपने दोस्तों के साथ होटल का खाना खाते हैं, और एक दिन वहां पे ऐसा आता है कि खून खराबा वहीं पर हो जाता है, लड़ पड़ते हैं। मंगल बद का काम है कि दोस्तों में होटल का खाना खाने से मंगल खराब हुआ और वो खून खराबा कराएगा, लड़ाई झगड़ा कराएगा। अगर आपके भाई हैं वो मंगल नेक हैं, अगर आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा है तो आपका मंगल नेक है, अगर आपके रिलेशन बिगड़ते हैं तो आपका मंगल बद हो रहा है। तो ये आपकी दिनचर्या से, आपके व्यवहार से हम ये जान पाते हैं कि आपके लिए आपका मंगल कैसे काम कर रहा है। तो इसलिए लाल किताब के ऊपर मंगल लाल का कवर किया हुआ है कि मंगल हमेशा नेक रहे। Okay. और अगर कोई फौजी है बॉर्डर पे, उसने हथियार उठा रखा है, हथियार भी मंगल है, लेकिन उसने किसी की जान बचाने के लिए हथियार उठाया, उसी बार मंगल बद आ गया, वो आतंकवादी है, उसने हथियार उठाया किसी को मारने के लिए। मंगल नेक वाला बंदा हमेशा अपनी बातचीत से बात मनवाने की कोशिश करेगा, लेकिन मंगल बद वाला हमेशा हथियार के साथ लड़ाई झगड़े से अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। और हनुमान जी की जो पूजा करता है, जो पाठ करता है, चालीसा पढ़ता है, उसका मंगल नेक है। अगर जो भूत प्रेतों से डर रहा है, बात बात पे कंपन हो रही है, उसका मंगल बद है। तो ये डिफाइन है कि मंगल जो लाल किताब का कवर है वो मंगल से ढका हुआ है।